सुबह का समय चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमां में बादल छाए हुए थे। सुबह का मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। यहाँ एक छोटे से कमरे में बेड पर सोते हुए एक लड़की सपने देख रही थी, एक हैप्पी फैमिली की। तभी आवाज़ आती है, उठ जा वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। उठ जा बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? उठ जा अब वरना लेट हो जाएगी। सिया बेटा उठ। उठ रही हूँ दादी, सिर पर हाथ फेरते हुए सिया बोली। उठ जा मेरी लाडो। सिया मुस्कुरा कर बोली, हाँ दादी, और दादी के गले लग जाती है। दादी बोली, रोज़ तो तू जल्दी उठ जाती है, आज क्या हुआ? सिया सपने के बारे में सोचकर थोड़ा निराश होकर बोली, कुछ नहीं, आज थोड़ी नींद ज़्यादा आ गई, और फिर मुस्कुरा दी। सिया फटाफट नीचे उतर कर आई और घर का काम करने लग गई। घर में सिया और उसके दादी और दादाजी ही रहते थे। सिया घर का सब काम करती थी, उसमें उसकी दादी भी मदद करती थी। दादी बोली, हो गया सब काम, तू जा जल्दी तैयार हो जा। हाँ दादी, बस जा रही हूँ। सिया बाकी का काम खत्म कर तैयार होने चली गई। सिया अपने रूम में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। ब्लू जीन्स, सिंपल सा वाइट टी शर्ट, हाथ में घड़ी, सिर पर रबड़ से पोनी बनाई हुई। सिया सिंपल ही रहती थी पर उतनी ही आकर्षक थी। गोरा रंग, मासूम सा फेस, गुलाबी होठ, गाल पर डिम्पल उसे और भी सुंदर बनाते थे। सिया जल्दी से नीचे आई, नाश्ता करने लग गई। आज उसे थोड़ा लेट हो गया था। आराम आराम से खा बेटा, दादी बोली। हाँ दादी, बस हो गया, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, कहते हुए दादी से गले मिलकर बाहर निकल गई। यह लड़की भी ना तूफान मेल है। इतने में बाहर से आ रहे एक वृद्ध जो सिया के दादाजी हैं बोले, क्या हुआ बीरू की माँ, क्यों हमारी लाडो के पीछे पड़ी रहती हो? दादी ने हैरानी से देखा, मैंने क्या किया है? और फिर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। इधर सिया जल्दी से ऑटो पकड़कर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के गेट के पास एक लड़की को देखकर सिया जोर से आवाज़ लगाती है, हाय पूजा। हाय सिया। पूजा सिया की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों क्लास में जाती हैं और एक साथ बैठ जाती हैं। दोनों ही आर्ट्स की स्टूडेंट हैं। क्या हुआ, आज थोड़ा उदास लग रही हो? नहीं यार, कुछ नहीं। बताना क्या हुआ है, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? कुछ नहीं यार, मम्मी पापा की याद आ रही है। जब वो तुझसे बात ही नहीं करते तो तू क्यों उनके बारे में इतना सोच रही है? वो बात करें या ना करें, मैं तो उनको याद करूँगी और उम्मीद रखूँगी कि कभी तो वो मुझे प्यार करेंगे। एक गलती ने हमें दूर करा है, तू तो जानती है ना, मैंने जान करके नहीं करा है। हाँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? सिया उदास हो जाती है। इतने में उनके लेक्चर शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक सभी थक जाते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद सब कैंटीन में पहुंच जाते हैं। बहुत भूख लगी है यार। चल जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं। दोनों खाने लगते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और शाम को अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। जानकी जी, सिया की दादी बोली, आ गई लाडो? हाँ दादी। कैसा रहा आज का दिन, दादाजी ने पूछा। बहुत अच्छा था दादाजी, आप तो सुबह से मिले ही नहीं। हाँ, मैं काम से बाहर गया था, जब आया तो तू निकल चुकी थी। किशोर जी ने सभी से झूठ बोला था, वो काम से नहीं डॉक्टर के पास गए थे। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में खाना खाने की टेबल पर किशोर जी, सिया और जानकी जी से बोले, आज मैंने बीरू को फ़ोन किया है, कल बीरू और मालती आ रहे, मुझे उनसे कुछ काम है। बीरू यानी कि बीरेंद्र सिंह राजावत, किशोर जी के बेटे, और मालती उनकी बहू यानी बीरेंद्र सिंह राजावत की पत्नी। जानकी जी बोली, क्यों बुलाया है आपने? कोई ज़रूरत नहीं है हमें उनकी। किशोर जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे काम है। बेटा सिया, तुम भी घर पर ही रहना, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। जी दादाजी। सिया को जहाँ खुशी होती है उनसे मिलने की, वहाँ डर भी होता है। डर क्यों, वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। किशोर जी खाना खत्म करके अपने रूम में चले जाते हैं। जानकी जी भी उनके पीछे जाती हैं, या पता करने की आखिर बात क्या है। लेकिन किशोर जी कुछ भी बताए बिना सो जाते हैं। इधर सिया भी अपना काम खत्म करके अपने रूम में आ जाती है। बिस्तर पर लेटी हुई सोचती है, ऐसा क्या है जो दादाजी ने मम्मी पापा को बुलाया है और मुझे भी रुकने को बोला है, वरना हमेशा तो मुझे किसी भी बहाने से बाहर भेज देते थे ताकि मैं उनके सामने ना जाऊं।
आज अचानक क्या हो गया, ऐसे ही सोचते सोचते सिया को नींद आ जाती है। सिया सुबह जल्दी उठ जाती है, फटाफट घर का सब काम करती है। उसे पता है आज मम्मी पापा आने वाले हैं। वो उनको शिकायत का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। किशोर जी और जानकी जी भी अपने कामों में व्यस्त थे। जानकी जी थोड़ा नाराज़ थी क्योंकि वो जानती थी जब भी आते हैं सिया को बहुत बुरा भला बोलते हैं। यह जानते हुए भी किशोर जी ने सिया को घर में रहने को कहा है। इतने में सिया का फ़ोन बजता है। सिया फ़ोन उठाती है। हेलो पूजा। सिया तू कहाँ रह गई? पता है ना आज असाइनमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। सिया भूल ही जाती है इस बारे में। अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, पर प्लीज़ आज तू मेरे लिए भी क्वेश्चन ले लेना। मैं नहीं आ पाऊँगी। पर मैं कैसे ले सकती हूँ? तुझे याद नहीं है सर ने 2-2 का ग्रुप बनाया है और कौन किसके ग्रुप में होगा वो भी सर ही बताएंगे। हाँ यार अब क्या करूँ, मम्मी पापा आने वाले हैं, मुझे घर पर ही रहना होगा। एक काम कर तू थोड़ी देर कॉलेज आ जा, वैसे भी फर्स्ट लेक्चर है, तू क्वेश्चन नोट करके चली जाना। हाँ ये ठीक रहेगा, चल बाय। दादाजी सब सुन लेते हैं। जा बेटा अपना काम करके जल्दी आ जाना। थैंक यू दादाजी। सिया जल्दी से अपना बैग पैक करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही सिया कॉलेज में इंटर करती है किसी से टकरा जाती है। सिया जैसे ही गिरने को होती है वो शख्स संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर बाद होश आता है। दिखाई नहीं देता है क्या? मुझे तो दिखाई देता है पर तुम्हें नहीं। तुम जल्दी जल्दी से मुझसे टकरा गई या इतना हैंडसम लड़का देखकर जान करके टकराई हो? और वो मुस्कुरा देता है। सिया गुस्से में बोली, हैंडसम और तुम शक्ल देखी है आईने में, बिल्कुल बंदर लगते हो। झूठ मत बोलो जाने मन, पहली नज़र में मुझ पर दिल आ गया ना तुम्हारा। राजबीर एक हंसमुख और मजाकिया किस्म का इंसान था। सिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कुछ बोलने लगती है उससे पहले पूजा का कॉल आ जाता है। वो फ़ोन उठाती है। कहाँ रह गई? सर आ गए हैं क्लास में। हाँ बस आ रही हूँ। सिया उस लड़के से, तुमको तो मैं बाद में देखती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। बाद में क्यों, अभी देख लो ना। सिया मुँह बनाकर निकल जाती है। कहाँ जाओगी मुझसे पीछा छुड़ाकर? मैं तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार मार्केट में देखा है मेरी नींद चैन सब छीन लिया है तुमने। बहुत परेशान हुआ हूँ तुमसे दूर। अब तुम्हारी बारी है परेशान होने की। वह मन ही मन बुदबुदाता है और मुस्कुरा देता है। सिया क्लास में आकर जल्दी से पूजा के पास बैठ जाती है। पूजा और सिया दोनों हमेशा पास में ही बैठते हैं। कहाँ रह गई थी? छोड़ना यार, एक सिरफिरा मिल गया था तो लेट हो गई। ओहो कौन है वो? तू पागल है, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू और मत कर। इतने में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। सभी खड़े होकर प्रिंसिपल को ग्रेट करते हैं। प्रिंसिपल सर सबको बैठने को कहते हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, स्टूडेंट्स आज से आपकी क्लास को ज्वाइन करेंगे इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन के बेटे राजबीर कपूर। और राजबीर अंदर आता है। सभी लड़कियां राजबीर को देखते ही रह जाती हैं। इतना हैंडसम, ब्लैक जीन्स, रेड टी शर्ट, उसके ऊपर जैकेट, हाथ में स्टाइलिश वॉच, स्पोर्ट्स शूज, बिल्कुल किसी हीरो के जैसे। सब लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। सब यही सोचती हैं काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। इन सब लड़कियों में से बस एक ही थी जो प्यार से नहीं गुस्से से घूर रही थी। वो थी हमारी सिया मैडम। क्योंकि राजबीर और कोई नहीं, वही शख्स था जिसे सिया थोड़ी देर पहले टकराई थी। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। राजबीर बैठने के लिए जगह देखता है। सब उसे अपने पास बिठाना चाहते हैं पर वो सिया की तरफ बढ़ जाता है। सिया घूरते हुए, यह मेरी साइड क्यों आ रहा है? मैं इसे अपने पास नहीं बैठने दूंगी। राजबीर सिया के सामने वाली बेंच पर बैठ जाता है और सिया को देखकर मुस्कुराता है। सिया उसे अभी भी घूर रही होती है। राजबीर धीरे से बोला, ऐसे क्यों घूर रही हो? अपने पास बिठाने की इच्छा थी क्या? सिया एकदम से हड़बड़ा जाती है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। सिया मन में सोचती है, हे भगवान आज किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, सारा दिन खराब जाएगा क्या? तभी सर बोलते हैं, अटेंशन प्लीज। आपको पता है ना आज असाइनमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। सबको 2-2 के ग्रुप में बांट दिया जाएगा। उनको मिलकर असाइनमेंट पूरा करना है और ध्यान रहे कि यह अच्छे से कंप्लीट हो। इसके मार्क्स एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। राजबीर कुछ सोचकर सर के पास जाता है और उनसे कुछ बात करता है। सब देखते हैं पर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है क्या बात कर रहे हैं, और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है।
सर सबके ग्रुप बनाकर सबके नाम बता रहे थे। सभी लड़कियां राजवीर के साथ ग्रुप बनाना चाहती थी और इधर सिया सोचती है कि किसी के साथ भी हो पर इस राजवीर के साथ न बने। क्लास में एक और लड़की होती है जो राजवीर को पसंद करने लग गई थी। सर सिया और राजवीर का नाम लेते हैं। अपना नाम राजवीर के साथ सुनकर जहां सिया हैरान होती है वहीं राजवीर मुस्कुराता है। आखिरकार सिया और राजवीर की जोड़ी बन ही जाती है। बनती भी क्यों न, राजवीर ने सर को जो अपनी साइड कर लिया था। सिया राजवीर को गुस्से से देखती है। राजवीर मुस्कुराकर आई विंग करता है। सिया तो देखती ही रह जाती है। सभी लड़कियां गुस्से से तिलमिला जाती है। सर वहां से चले जाते हैं। एंजल ग्रुप में यह एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी का ग्रुप होता है जो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझती है। नाम है अनिका मल्होत्रा। इसमें प्रिया, नीना, काजल, साक्षी, ज्योति और अनिका होती हैं। अनिका के पापा भी अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। उनका भी शहर में काफ़ी नाम है पर राजवीर के पापा से कम। इसी बात का घमंड अनिका को है। जितना उसके बाप के पास पैसा है उससे दुगना अनिका का घमंड है। यह राजवीर कुछ ज़्यादा ही सिया को देखकर मुस्कुरा नहीं रहा है, जबकि इसने मेरी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। जबकि हम एक दूसरे को जानते हैं, कई पार्टियों में मिले भी हैं। अनिका ने कहा, नीना तुझे राजवीर पसंद आ गया क्या? पसंद आया नहीं है, कभी से ही पसंद है और इसे तो मैं अपना बना कर रहूँगी, अनिका ने कहा। सभी क्लास के बाहर आ जाते हैं। सिया पूजा से बाय बोलकर घर के लिए निकलती है कि उसे राजवीर रोक लेता है। हे मिस, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? हाँ, क्योंकि अब हम पार्टनर हैं। इस गलतफहमी में मत रहना। मैं सर से कहकर नाम चेंज करा लूँगी। मुझे तुम्हारा पार्टनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, पार्टनर तो मेरी ही बनना है। क्यों, कोई ज़बरदस्ती है? बस यही समझ लो। सिया बुरी तरह चिढ़ जाती है। उतने में पूजा आती है। क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या? मम्मी पापा आ रहे हैं ना? सिया को भी याद आता है। कुछ भी बोले बिना चली जाती है। राजवीर देखता रह जाता है और सोचने लगता है। मम्मी पापा का नाम लेते ही उसकी आंखों में उदासी आ जाती है। क्या वजह है इसकी? क्यों एकदम से उदास हो गई थी? पता लगाना पड़ेगा। सिया जल्दी से घर पहुंचती है। बाहर खड़ी गाड़ी को देखकर सिया समझ जाती है कि मम्मी पापा आ गए हैं। सिया धीरे धीरे घर में आती है। आ गई महारानी, सारे काम तो इनको ही रहते हैं, हम तो बिल्कुल फ्री हैं ना? गुस्से से मालती जी ताना मारती हैं। जानकी जी बोली, हो गई शुरू, उसे घर में तो आने दे। मालती कुछ बोलने को होती है कि वीरेंद्र जी चुप करा देते हैं। वीरेंद्र जी बोले, अब तो सब आ गए हैं ना, अब बताइए कि क्या कहना था। किशोर जी पास में पड़ी फाइल आगे करते हैं, लो पढ़ो इसे। वीरेंद्र जी जैसे ही फाइल खोलकर पढ़ते हैं उनकी आंखों में नमी आ जाती है। यह क्या है पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अकेले अकेले सब खुद ही करेंगे। अभी आपका बेटा जिंदा है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वीरेंद्र जी की बात सुनकर सिया और जानकी जी भी घबरा जाती हैं। मालती को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिया दौड़कर दादाजी के पास आती है। क्या हुआ है दादाजी आपको? आप ठीक हैं ना? सुनाई नहीं दिया क्या? अभी कहा ना मैंने कि तबीयत ठीक नहीं है पापा की। और इतना ही परवाह है तो क्या करती हो सारा दिन? ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं? वो सिर्फ तुम्हारे लिए महल छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। तुम इतनी लापरवाह हो, तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है। मालती जी बीच में ही बोली, इसे किसी से क्या मतलब है? यह तो बस अपने बारे में ही सोचती है। इसको क्यों किसी की फिक्र होगी? यह कोई इसके सगे थोड़ी ही ना है। सिया रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं दादा दादी जी से बहुत प्यार करती हूँ। मालती बोली, दिख रहा है तुम्हारा प्यार, जभी तुम्हें पता ही नहीं है कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं। सिया बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे पूरा ध्यान रखूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मेरे पिता का ध्यान रखूंगा। देख लिया तुम्हारे भरोसे छोड़कर, वीरेंद्र जी बोले। किशोर जी जोर से चिल्लाकर बोले, बस करो अब, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए तुम इस बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मेरे जाने के बाद जाने क्या करोगे, यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। वीरेंद्र, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं रहूं या न रहूं, यह मेरी पोती है। तुमको इसका ध्यान रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वीरेंद्र जी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि चाहे वो कैसे भी हों,
कितना भी गुस्सा करें, पर अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। किशोर जी जानकी जी को देखते हैं जो चुपचाप कोने में एक कुर्सी पर बैठी हैं। उन्हें सब सुनकर सदमा लगा था, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। किशोर जी बोले, क्या हुआ जानकी, ऐसे क्यों बैठी हैं? अभी हम जिंदा हैं। यह सुनकर जानकी जी जोर जोर से रोने लगी। किशोर जी उन्हें चुप कराते हैं। जानकी जी बोली, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत के बारे में? किशोर जी बोले, मुझे भी खुद कल पता चला, डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो। हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं, मैं आपको किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा। नहीं, मुझे पता है मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है। यह दिन मैं मेरे अपनों के साथ बिताना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में नहीं। पर पापा, किशोर जी बोले, मैंने कह दिया ना, मैंने तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है वो सुनो। मैंने सबको इसीलिए बुलाया था कि सबको बता सकूं कि मेरे दिल की नसों में ब्लॉकेज हो गया है, जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उम्र को देखकर डॉक्टर ने कहा है कि इसमें कम चांस है कि ऑपरेशन सक्सेस हो और मैं बच जाऊं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यह ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। पर पिताजी, हम किसी दूसरे डॉक्टर। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैंने फैसला ले लिया है, यह ऑपरेशन नहीं होगा। एक फाइल वीरेंद्र जी की ओर बढ़ाते हुए बोले, मैंने अपनी जायदाद का 50% सिया के नाम कर दिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे जाने के बाद उसके साथ क्या करोगे। यह सुनकर मालती जी के तो होश ही उड़ गए। मालती जी बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? यह सब हमारी बेटी का है। बेटे को तो पहले ही यह खा गई, या अब बेटी का हक नहीं खाने दूंगी। किशोर जी बोले, तुम्हारी बेटी भी मेरी पोती है, इसलिए इसे बस 50% ही दे रहा हूँ, बाकी का काव्या का है। मैं यह नहीं होने दूंगी। इस पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरी बेटी का हक है। किशोर जी बोले, आप भूल रही हैं, यह सब मेरा है। मेरा मन है, जिसे चाहूँ जो दे सकता हूँ, और मेरा यही फैसला है। दादाजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिया ने कहा। किशोर जी बोले, हमने आपसे कुछ पूछा है, आप चुप रहिए। सिया चुप हो जाती है। माना आपने यह कंपनी शुरू करी है, पर इसे आसमां तक मैंने पहुंचाया है, बहुत मेहनत करी है, हर किसी को दान करने के लिए नहीं है। वीरेंद्र जी बोले। किशोर जी ने कहा, ठीक है, तो तुम बताओ कि इस कंपनी में मेरा कितना हक बनता है? या आप कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, यह पूरी कंपनी आपकी है। किशोर जी बोले, तो बस फिर मैं अपना हक मांग रहा हूँ। मैंने पेपर पर साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। वीरेंद्र जी कुछ सोच कर बोले, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मैं इस पर साइन कर दूंगा और इस लड़की से भी सही से बात करूंगा, पर आपको मेरे साथ रहना होगा। आप कितने सालों से इस लड़की की वजह से मुझसे दूर रह रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। किशोर जी कुछ सोचकर बोले, ठीक है, मैं आने को तैयार हूँ, तुम जाओ, मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगा। वीरेंद्र जी कागज़ पर साइन करके चले जाते हैं। मालती जी सबको घूरते हुए उनके पीछे निकल जाती हैं। सिया रोते हुए बोलती है, दादाजी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? किशोर जी आंखों में नमी लिए बोले, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, पर जब कल रिपोर्ट ही ऐसी आई तो सबको बताना पड़ा, वरना मेरे जाने के बाद तेरा क्या होता मेरी बच्ची? दादाजी, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना, आपको कुछ नहीं होगा। जानकी जी तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से उठकर चली जाती हैं। दादाजी, दादी आपसे नाराज़ हैं, आप जाइए, उनसे बात कीजिए, मैं भी अपना काम करती हूँ। किशोर जी भी अपने रूम में आते हैं। इधर सिया अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर घर के काम में लग जाती है। घर के बाकी काम के लिए तो नौकरानी आती थी, पर खाना तो सिया और जानकी जी ही बनाते थे, क्योंकि किशोर जी को किसी और के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता था। आज दादी जी का मूड ठीक नहीं है, तो सिया अकेले ही खाना बनाने लग जाती है। उधर रूम में जानकी जी चुपचाप बेड पर बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी, बस एक टक खिड़की के बाहर देख रही होती हैं। किशोर जी भी पास में आकर बैठ जाते हैं। वो भी समझते हैं जानकी जी को कैसा लग रहा होगा, इतने सालों का जो साथ छूट रहा है। पर किस्मत के आगे किसकी चलती है? जो आया है उसे तो एक दिन जाना ही है। कोई आगे कोई पीछे, दोनों ही बिना बोले एक दूसरे की मन की बात समझ रहे होते हैं। किशोर जी जानकी जी का हाथ पकड़कर कहते हैं, जितना साथ लिखा है किस्मत में उतना ही निभा पाऊंगा जानकी, पर जब तक शरीर में सांसें हैं तब तक खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। आप ऐसे उदास मत होइए।
क्या आप चाहती हैं अपने आखिरी दिनों में ऐसे उदासी से निकले? जानकी जी उनके मुंह पर हाथ रख देती हैं और कहती हैं, भगवान के लिए ऐसी बात मत कीजिए, आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। जीवन में मैंने तो आपके सिवा कुछ जाना ही नहीं, अब आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? किशोर जी बोले, भगवान के आगे किसकी चलती है जानकी जी, पर आपसे एक वादा चाहता हूँ, अपने जीते जी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा, इसलिए आपको सौंप कर जा रहा हूँ। आप सिया की शादी अच्छे घर में कराइएगा। मैं खुद कराना चाहता था, पर अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, ऐसे में शादी करके उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मेरे बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या करे, इसलिए आप जब तक उसका घर न बसाओ मेरे पीछे पीछे मत आना, वरना अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा। सिया रूम में आती है, चलो दादाजी दादी जी खाना तैयार है, चलिए खाना खाते हैं, फिर आपको दवाई भी लेनी होगी ना। जानकी जी बोली, आप लोग खा लीजिए, मेरा मन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता दादी जी, आपको चलना ही होगा, वरना मैं भूख हड़ताल करूँगी। मैं भी मेरी लाडो के साथ हड़ताल पर जाऊंगा, बोलकर सिया का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों दादा पोती अपनी बात मनवा ही लेते हो, चलो चल के खाना खाते हैं, जानकी जी बोली। सब साथ में खाना खाते हैं। सिया दादाजी दादी जी को रूम में लाकर दादाजी को दवाई देती है। थोड़ी देर दादी जी के पैर दबाती है, यह उसके रोज का काम होता है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, पर पैर दबाना नहीं भूलती है। दोनों को सुलाकर लाइट बंद करके अपने रूम में आ जाती है। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, उसके मन में डर था। अब तक दादाजी उसकी ढाल थे, अब उनको कुछ हो गया तो क्या होगा, दादाजी और दादी जी के सिवा है ही कौन। उसका यह सोचकर उसे रोना आ जाता है। रोते रोते उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है, उसे हाथ में लेकर, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, पहले मुझसे भगवान ने सब कुछ छीन लिया, फिर मुझे दूसरा परिवार मिला तो तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। क्यों चले गए तुम मुझसे, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी छीन लिया, मेरा प्यार। प्यार नाम लेते ही अचानक से न जाने क्यों राजवीर का चेहरा याद आ जाता है उसे। सुबह की राजवीर से मुलाकात, उसकी बात याद आ जाती है। एकाएक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, फिर वो उसके ख्याल झटक कर चद्दर ओढ़ कर सो जाती है। सिया उठकर फ्रेश होकर नीचे आती है, फटाफट किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और साथ में नाश्ते की भी तैयारी करने लगती है। जानकी जी को आता देखकर चाय उनके पास लाती है। जानकी जी, आज जल्दी उठ गई लाडो और चाय भी बना ली, तुझे तो मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, फिर आज तूने क्यों बनाई? सिया बोली, ऐसे ही, आज नींद खुल गई थी तो उठ गई और चाय बना ली, आप भी आ गए तो आपको दे दी। किशोर जी भी आ जाते हैं, सिया उनके लिए भी चाय लाती है, सभी चाय पीते हैं। जा लाडो, तू तैयार हो जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं दादी जी, आप जाइए और तैयार होकर पूजा कीजिए, मैं बना लूँगी। जानकी जी बोली, परवर कुछ नहीं, आप जाइए। जी ठीक है मेरी दादी अम्मा, मैं जाती हूँ। सिया फटाफट नाश्ता तैयार करती है और रूम में जाकर तैयार हो जाती है। पूजा में भी जानकी जी की मदद करती है, फिर नाश्ता लगाती है। आज वो आगे बढ़ बढ़ कर काम करती है। जानकी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। लाडो, आज क्या हुआ है, तू इतनी बदली बदली क्यों है? नहीं तो दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है, सिया ने कहा। किशोर जी बोले, हमें पता है क्या हुआ है, यह सब कल की वजह से कर रही है। कल बीरू ने कहा था ना कि यह हमारा ध्यान नहीं रखती है, इसलिए ही सुबह से दौड़ भाग करके काम कर रही है। ऐसा नहीं है दादाजी। सिया के सर पर हाथ फेरते हुए किशोर जी बोले, बेटा हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, तुम्हारे जीवन में हमारे बहुत मायने हैं, किसी के कहने भर से कुछ नहीं हो जाता। हम दोनों बूढ़ा बुढ़ी में तेरी जान बसती है और हमारी तुझ में हमारी बच्ची। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दादाजी के गले लग जाती है। जानकी जी नाराज होने का दिखावा करके बोलती हैं, सारा प्यार अपने दादाजी के लिए है ना, इस बुढ़िया से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे मेरी प्यारी दादी माँ, आपसे ही तो हम दोनों हैं। और दादी जी के गले भी लग जाती है। जानकी जी बोली, अच्छा चलो हो गया, अब नाश्ता करते हैं, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। सिया नाश्ता करके ऑटो से कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी पूजा का फ़ोन आता है, तुम मुझे भी रास्ते से पिक कर लेना। ठीक है। पूजा और सिया कॉलेज पहुंच जाते हैं। गेट में इंटर होते ही सामने से राजवीर आता हुआ दिख जाता है।
अरे सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली, सारा दिन खराब हो जाएगा, सिया बोली। तू किसकी बात कर रही है? दिख नहीं रहा है सामने से आता हुआ बंदर? कौन, राजबीर? राजबीर नहीं, पूरा का पूरा बंदर है, पता नहीं किसने राजबीर नाम रख दिया, सिया बोली। इतने में राजबीर वहाँ पहुँच जाता है। हाय ब्यूटीफुल। हाय। ओ हाय मिस। पर सॉरी, मैंने ब्यूटीफुल सिया से कहा था, वैसे आप भी कम सुंदर नहीं हैं। पर वो क्या है ना कि मेरी जान के सामने किसी और की तारीफ कर दूँ तो कहीं गुस्सा ना आ जाए। पूजा और सिया दोनों हैरानी से देखते हुए। यह कब हुआ? पूजा ने पूछा। सिया राजबीर से बोली, तुम पागल हो क्या या किसी पागल खाने से भाग कर आए हो? पागल तो नहीं था, पर अब हो गया हूँ तुम्हें देखकर, तुम्हारे प्यार में। कल मिले हैं, आज प्यार हो गया है, तुम सच में पागल हो? और वहाँ से जाने लगती है। पूजा तो वहीं खड़ी दोनों को देखती रह जाती है। सिया वापस आकर पूजा को खींच कर ले जाती है, दोनों क्लास में आ जाती हैं। सिया, मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूँगी, तूने मुझे बताया भी नहीं। तू और राजबीर एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। हम बचपन की दोस्त हैं, इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई। बीच में ही टोकते हुए सिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, ना ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे तुम्हें अच्छे से जानता हो, इसलिए तो मैं बोल रही थी कि पागल खाने से भाग कर आया है। कल ही तो मिले हैं, एक दिन में प्यार हो जाता है क्या किसी से? सिया बोली। इतने में राजबीर आकर बोलता है, प्यार तो एक नज़र में ही हो जाता है मैडम। सिया और पूजा अचानक से हड़बड़ा जाती हैं। इतने में क्लास में सर आ जाते हैं, सब उनको ग्रेड करते हैं और सर पढ़ाना शुरू करते हैं। राजबीर का तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, वो बस इधर उधर बहाने से सिया को ही देखता रहता है। सिया का भी न चाहते हुए राजबीर पर ध्यान चला जाता है। सिया जैसे ही राजबीर को देखती है वो उसे ही देख रहा होता है। राजबीर उसे हाय का इशारा करता है। सिया एकदम से हड़बड़ा जाती है और सामने देखने लगती है। राजबीर को हंसी आ जाती है। पर कोई और भी दो लोग होते हैं जिसे यह अच्छा नहीं लगता, वो है अनिका और एक और लड़की जिसके बारे में आगे बताऊंगी। क्लास खत्म हो जाती है, सब बाहर निकल जाते हैं। पूजा और सिया भी कैंटीन में आ जाते हैं और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। तभी राजबीर आ जाता है। राजबीर, हाय गर्ल्स। पूजा, हाय। सिया तो मुंह बनाकर दूसरी ओर देखने लगती है। राजबीर बोलता है, मैंने किसी से हाय कहा है। सिया फिर भी जवाब नहीं देती है। इतने में कॉफ़ी आ जाती है, दोनों अपनी कॉफ़ी लेती हैं। राजबीर बोला, यह तो गलत बात है, एक तो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, ऊपर से कॉफ़ी का भी नहीं पूछ रही हो। इतना बड़ा केटिंग है, तुम्हें यहीं बैठना था, और मैं क्यों कॉफ़ी का पूछूं तुमको? पीना है तो ऑर्डर कर दो। राजबीर बोला, एक कप कॉफ़ी मेरे लिए भी, बिल या मिस पे करेंगी? सिया बोली, मैं क्यों पे करूँगी, तुमको पीनी है तो तुम पियो और बिल भी पे करो। राजबीर बोला, अपने बॉयफ्रेंड को कॉफ़ी भी नहीं पिला सकती क्या? सिया के मुंह में काफ़ी थी, वो एकदम से फुब्बारे की तरह बाहर आ जाती है। सब उनको देखने लगते हैं। राजबीर सबको बोलता है, कुछ नहीं हुआ भाई, सब अपना करो। सब फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं। सिया बोली, क्या तुम और मेरे बॉयफ्रेंड शक्ल देखी है आईने में? रोज़ देखता हूँ, बहुत हैंडसम हूँ, आई नो दैट। चलो छोड़ो यह सब, मैं ज़रूरी बात करने आया था। हम पार्टनर हैं ना, तो हमें साथ में मिलकर असाइनमेंट पूरा करना है। वो क्या है ना, मुझे पढ़ाई को लेकर कोई लापरवाही पसंद नहीं है। अच्छा, तुम पढ़ते भी हो? मुझे लगा बस इधर उधर ताक झांकी करते हो। ऐसे नहीं बोलोगी, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जब ही इतने पैसे वाले होकर इस कॉलेज में आए हो तो तुम्हारे मार्क देखकर रॉयल कॉलेज ने निकाल दिया, तभी तो यहाँ आए हो। रॉयल कॉलेज की फ़ीस अच्छी खासी होती है, पर वहाँ मार्क्स भी अच्छे लाने होते हैं, तभी एडमिशन होता है। और कान्हाश्री कॉलेज में कम गर्ल्स वालों का भी एडमिशन हो जाता है और यहाँ की फ़ीस भी कम है। सिया चाहती तो रॉयल कॉलेज में भी जा सकती थी, पर उसके दो कारण हैं। एक तो पूजा, क्योंकि उसके घर वाले इतनी फ़ीस नहीं भर सकते। दूसरा, वहाँ उसकी बहन पढ़ती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो नहीं चाहती थी सिया उसके कॉलेज में आए, इसलिए सिया ने वहाँ एडमिशन लिया था। मैं अकेले ही असाइनमेंट बना लूँगी, तुम कॉपी कर लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी अपना असाइनमेंट बनाऊँगा। ठीक है, तुम अपना बना लो, मैं अपना बना लूँगी। ठीक है, फिर अपना दोनों का अलग अलग होगा, तो फिर मैं सर को बोल दूँगा कि तुमने मना किया साथ में बनाने से। ठीक है, बोल देना, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं बनाऊँगी।
देख सिया, मुझे अब भी जाना है अपना असाइनमेंट बनाने के लिए। खुशबू मेरा वेट कर रही होगी। तुम दोनों भी बना लो, वरना ऐसा न हो कि तेरे मार्क्स कट जाएं, फिर इस बार मैं टॉप कर जाऊं। पूजा बोली। रहने दे, टॉप की पोजीशन मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, सिया ने कहा। तो चल ठीक है, तू भी बना ले, मैं भी निकलती हूँ, बाय। राजवीर बोला, मुझे लगा था कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी तरह होगी, पर वो तो काफ़ी समझदार है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? सिया गुस्से में बोली। राजवीर हंसते हुए बोला, मैंने कब कहा तुम बोल रही हो? अब जब तुम ही बोल रही हो तो हो सकता है हो। सिया बोली, तुम्हारा मतलब तो वही था ना। चलो छोड़ो, यह सब असाइनमेंट बनाते हैं। बोलो कहाँ बैठकर बनाएं? सिया कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है चलो लाइब्रेरी में। क्या लाइब्रेरी? वो बहुत बोरिंग जगह है, वहाँ मज़ा नहीं आएगा, राजवीर ने कहा। सिया बोली, मज़ा नहीं लेना है, असाइनमेंट बनाना है। राजवीर बोला, पर सिया ने कहा, चलना है तो चलो, वरना मैं जा रही हूँ। सिया निकल जाती है और राजवीर भी पीछे पीछे चल देता है। दोनों लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। सिया राजवीर से थोड़ा दूर बैठती है। राजवीर पास खिसकता है, सिया फिर खिसक जाती है। अब अगर तुमने ऐसी हरकत करी तो मैं चली जाऊंगी, सिया गुस्से में बोली। राजवीर सोचता है, बहुत परेशान कर लिया है, अब थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान लगा लेते हैं, और वो अपना काम करने लग जाता है। राजवीर चाहे कितनी भी शरारत कर ले, पर पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। वो फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो सिया तो देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता है, जो लड़का हर टाइम मस्ती मजाक करता है वो इतनी अच्छी पढ़ाई में भी होगा। उसे यकीन नहीं होता है, वो तो बस राजवीर को ही घूर रही होती है। कहाँ खोई हो मैडम? सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, अब हम आसानी से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और खुशी से सिया को ताली देता है। सिया भी हाथ बढ़ा देती है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। पर एक लड़की जो वहाँ बैठी थी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दोनों का साथ में बैठना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना। सिया को याद आता है कि वो क्या कर रही है। पहले उसने राजवीर से साथ हाई फाई किया, फिर मुस्कुरा दी। नहीं, यह गलत है, मैं किसी भी लड़के से ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ, यह गलत है। और बिना कुछ कहे वहाँ से अपना बैग लेकर भाग जाती है। राजवीर उसे आवाज़ लगाता ही रह जाता है, पर वो बिना सुने भाग जाती है। राजवीर को समझ नहीं आता है वो ऐसे क्यों चली गई। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम शुभम है। हाय राजवीर। हाय, तुम मेरी ही क्लास में हो ना? शुभम ने कहा। हाँ। राजवीर का ध्यान उधर ही होता है जहाँ से अभी सिया गई थी। अरे ऐसे मत घूरो, वो थोड़ी अजीब है, शुभम ने कहा। राजवीर पूछा, अजीब क्यों? शुभम ने कहा, ऐसे तो वो किसी भी लड़के से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, पर कोई भी लड़का उससे दोस्ती करना चाहता है या गलती से उससे टकरा जाता है तो बस ऐसे ही भाग जाती है, जैसे हम लड़कों में कांटे लगे हो। किसी भी लड़के के टच होने से ऐसा अजीब बिहेव करती है, लड़कों से दूर दूर रहती है। मुझे तो लगता है उसे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। बोलते बोलते जोर से हंसने लगता है। राजवीर अपने मन में बोलता है, ऐसा क्या है जो सिया ऐसा बिहेव करती है? क्यों? तुम्हारे पास्ट में ज़रूर कुछ हुआ है, मुझे जानना ही होगा। इधर सिया लाइब्रेरी से निकलकर सीधे घर चली जाती है और पूजा को भी मैसेज कर देती है कि वो जा रही है। पूजा भी सोचती है, अचानक क्या हो गया, क्यों चली गई? सोचते हुए फिर से अपना असाइनमेंट बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद फिर से क्लास लगती है, पर सिया वहाँ नहीं होती है। अब राजवीर परेशान होता है कि सिया कहाँ चली गई। वो पूजा को इशारे से पूछता है तो वो बताती है कि सिया घर चली गई। क्लास खत्म होती है, प्रोफेसर चले जाते हैं। राजवीर वहीं बैठा सोचता रहता है। तभी पीछे से अनिका बोलती है, हाय राजवीर। हाय, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? हम कितनी बार पार्टीज में मिल चुके हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम विक्रांत की गर्लफ्रेंड हो ना? राजवीर ने कहा। अनिका थोड़ा हैरान हो जाती है और मन में सोचती है, इसे कैसे पता? और विक्रांत का चैप्टर तो कब का क्लोज हो गया है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्या हुआ अनिका, कुछ काम था क्या? राजवीर ने पूछा। अनिका हड़बड़ा जाती है, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे उदास बैठे थे तो पूछने आ गई कि क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, मैं हेल्प करूं? वैसे तुमने विक्रांत का नाम लिया तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसका और मेरा ब्रेकअप हो गया है। उसने मेरे साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है। बोलते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। राजवीर बोला, रिलैक्स हो जाओ अनिका, जो हुआ भूल जाओ। अच्छा हुआ तुम्हें पहले ही पता चल गया, अब आगे से थोड़ी केयरफुल रहना। अनिका बोली,
तुम मुझसे दोस्ती करोगे? वैसे तो अपन पहले ही फ्रेंड है, बट फिर भी अब कॉलेज फ्रेंड। ओके फ्रेंड। अनिका खुश हो जाती है और मन में सोचती है दोस्ती से ही शुरुआत करूँगी। वैसे बनना तो मुझे मिसेज कपूर है, पर अभी तो यहीं से शुरुआत करनी होगी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकती। तभी राजवीर को पूजा दिखती है। हे पूजा, सिया को क्या हुआ? वो अचानक क्यों चली गई? पता नहीं, मुझसे भी नहीं मिली, अचानक चली गई। हे राज, तुमको क्या मतलब उस नकचढ़ी लड़की से? जब देखो तब किसी से भी झगड़ा करती रहती है, अनिका ने कहा। अच्छा हुआ यह नहीं है, वरना तुमसे चिपकी ही रहती। राजवीर को गुस्सा आ जाता है। वो तेज आवाज में बोलता है, माइंड योर टंग। मेरे सामने सिया के बारे में एक भी बकवास करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स उनको देखने लगते हैं और सभी को अनिका के ऊपर हंसी आ रही थी, पर कोई भी सामने से नहीं हंस रहा था, क्योंकि सभी अनिका का गुस्सा जानते थे। सब अपनी हंसी दबा रहे थे, पर अंदर से खुश हो रहे थे, क्योंकि आज तक अनिका सबकी इंसल्ट करती थी, पर आज पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट हो रही थी। सबको मज़ा आ रहा था। अनिका गुस्से से वहाँ से पैर पटकती हुई चली गई। उसके पीछे उसकी चिमचियाँ भी निकल गईं। राजवीर भी अपने घर के लिए निकल गया। उसकी कार एक आलीशान बंगले के सामने रुकी, जिसे साइड वॉल पर नेम प्लेट लगी थी, जिस पर गोल्डन कलर से कपूर मेंशन लिखा हुआ था। राजवीर अंदर जाता है और सीधे अपने रूम की तरफ जाता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, किट्टू किट्टू, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है? तुम ऐसे उदास क्यों हो? मॉम प्लीज़ मुझे किट्टू बोलना बंद करिए ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अच्छा नहीं लगता है। रानी जी उसके कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा अब आप बड़े हो गए हो, हम बताते हैं आप कितने बड़े हुए हैं। और उसके कान पकड़ लेती हैं, अभी बताते हैं कितने बड़े हुए हो। अरे मॉम मॉम छोड़िए ना प्लीज़, दर्द हो रहा है। रानी जी ऐसे ही कान पकड़कर राजवीर को सोफे पर बिठा देती हैं। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो चुपचाप बैठो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। मीनू जल्दी से नाश्ता लगा दे, छोटे साहब आ गए हैं। क्या माम, आप भी छोटे साहब बड़े साहब? मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना अच्छा नाम रखा है आपने, पर ना खुद मेरा नाम लेती हो ना किसी और को लेने देती हो। अच्छा बाबा पहले नाश्ता तो कर ले, जब से आया है बस शिकायतें ही कर रहा है। राजवीर नाश्ता करने लगता है, फिर अपने रूम में आता है, पर सिया का ख्याल दिल से जाता ही नहीं है। फिर अपने कबर्ड के पास में एक बटन प्रेस करता है और उसमें पासवर्ड डालता है। एक रूम का दरवाज़ा खुलता है, उस रूम में अंधेरा रहता है। फिर राजवीर रूम की लाइट चालू करता है। लाइट चालू होते ही पूरे रूम में रोशनी हो जाती है। सामने की पूरी वॉल पर सिया की फ़ोटो होती है, कुछ बड़ी कुछ छोटी, ना जाने कहाँ कहाँ से यह सब फ़ोटो जमा करी थी। कुछ पूछा के सोशल मीडिया अकाउंट से, कुछ स्कूल से, क्योंकि सिया तो सोशल मीडिया से दूरी रहती है। एक वाल पर सुंदर पर बड़े अक्षरों में सिया लिखा होता है। सारे वर्ड बहुत सुंदर डिज़ाइन के होते हैं, उनमें लाइट भी होती है, जिसमें वो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। पूरा रूम बहुत खूबसूरत होता है। इसे रूम कम सिया की यादों का बसेरा कहना ज़्यादा सही होगा। इस रूम के बारे में घर के लोगों को पता है, पर रूम में क्या है किसी को नहीं पता है। राजवीर को जब भी सिया की ज़्यादा याद आती है वो यहीं आ जाता है। थोड़ी देर सिया को देखकर फिर अपने रूम में आ जाता है। उसका रूम भी कुछ कम सुंदर नहीं होता है, किसी राजा के प्रिंस के जैसा रूम होता है। किंग साइज को बेड, वाइट पर्दे, फ्लोर पर सुंदर सा कालीन, रूम में अटैच बाथरूम, छत पर झूमर, मतलब सब कुछ बहुत सुंदर। राजवीर अपने बेड पर लेट जाता है और सिया की यादों में खो जाता है। उधर सिया जल्दी घर पहुंच जाती है तो जानकी जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादी जी ठीक है, आज कॉलेज में क्लास नहीं थी तो घर आ गई। ठीक है, भूख लगी है, कुछ खाएगी? नहीं दादी जी, थक गई हूँ, बस थोड़ा लेटूंगी। ठीक है, जा थोड़ा आराम कर ले। सिया अपने रूम में आ जाती है। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। अपने रूम में जाकर एक लड़के की तस्वीर को देखती रहती है और बहुत रोती है। मुझे माफ़ करना शिवू, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया और कभी करूंगी भी नहीं। और ज़्यादा रोने लगती है। शिवू, तुमको मुझे छोड़कर चले गए। तुमने कहा था हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तो अब मैं अकेले हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अपने सबसे अच्छे दोस्त की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। थोड़ी देर तक रोती है, फिर अपनी डायरी लिखने लग जाती है।
यह उसका रोज़ का था, कैसे भी करके अपनी डायरी के लिए टाइम निकाल ही लेती है। उसमें सब अपने मन की बात लिखती है और सो जाती है। थोड़ी देर सोती है कि नींद में ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो हड़बड़ा कर उठती है, इधर उधर देखती है, फिर शांत होती है कि फिर आवाज़ आती है। लाडो। वो दौड़कर नीचे आती है। नीचे हाल में दादाजी गिरे हुए होते हैं और दादी जी पास में रोए जाती हैं। एक पल के लिए तो वो भी डर जाती है और वहीं खड़ी रह जाती है। उसके मुंह से ना कुछ शब्द निकल रहे थे और ना ही उसके पैर आगे बढ़ रहे थे। वो तो बस एक जगह जम जाती है। तभी दादी जी जोर से बोलती हैं, उठिए ना, क्या हुआ है। दादी जी की आवाज़ सुनकर सिया को होश आता है। वो दौड़कर दादाजी के पास आती है। दादाजी क्या हुआ है, उठिए ना, प्लीज़ उठिए। सिया उनको उठाने की कोशिश करती है, वो नहीं उठते हैं। फिर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है। इसी बीच वो वीरेंद्र जी को भी कॉल कर देती है। सभी फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर किशोर को आईसीयू में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। वीरेंद्र जी बोलते हैं, अब मेरे पिताजी कैसे हैं? कोई डरने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर बोले, अभी तो ठीक है, पर उनकी नसों का ब्लॉकेज बढ़ गया है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब बिना ऑक्सीजन मास्क के वो सांस नहीं ले पाएंगे, तो उन्हें अब यहीं रखना होगा। वीरेंद्र जी बोले, पर पिताजी तो हॉस्पिटल में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम? उन्होंने ऑपरेशन से भी मना कर दिया है, क्योंकि अब वो बस अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। आप हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी घर पर करवा सकते हैं, तो हम उन्हें घर पर शिफ्ट कर देंगे और एक नर्स भी अपॉइंट कर देंगे जो उनकी देखभाल कर सके, डॉक्टर ने कहा। वीरेंद्र जी बोले, ठीक है, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा। डॉक्टर बोले, ठीक है, हम आज रात यहाँ रखेंगे, कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, और डॉक्टर चले जाते हैं। वीरेंद्र जी किसी को फ़ोन करके किशोर जी के लिए रूम तैयार करवाते हैं। सिया दादी जी को संभालती है। मालती जी बोली, नर्स की क्या ज़रूरत है, यह लड़की है ना, यह ध्यान रखेगी। इतने एहसान करे हैं, कब चुकाएगी? और बड़ा दादाजी दादी जी करती है तो अब पोती होने का फ़र्ज भी निभाए। आधी जायदाद तो ले ली है फ्री में, अब उनके लिए कुछ कर तो सकती है ना। आप सही कह रहे हैं मम्मी। मम्मी कहते हुए उसके शब्द रुक जाते हैं। मालती जी गुस्से में बोली, ऐ लड़की, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मम्मी बोलने की, तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जिसकी थी उसको छीन लिया है तूने, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? यह हॉस्पिटल है, घर नहीं, जो एक दूसरे से बहस कर रहे हो। और मैं मेरे पिताजी की सेहत के लिए किसी भी लापरवाह इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई काबिल नर्स ही रख लूँगा जो मेरे पिताजी का अच्छे से ध्यान रख सके। और सुनो लड़की, जाओ यहाँ से और घर जाकर मम्मी पापा और खुद का सामान पैक कर लेना। मैं कल सीधा यहाँ से अपने पिताजी को अपने घर ले जाऊँगा। माँ, आप भी अब मालती के साथ घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। आपको भी आराम करने की ज़रूरत है, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और लड़की, तुम भी सामान लेकर मेरे घर पहुँच जाना। जी ठीक है, सिया ने कहा, और वहाँ से चली जाती है और ऑटो से घर पहुँच जाती है। पहले दादाजी की, फिर दादी जी का सामान पैक करती है। उधर दादी जी को पता ही था कि उन्हें वहीं जाना है, क्योंकि उनकी और किशोर जी की बात पहले ही हो गई थी। वो आज रात को सिया से भी बात करने ही वाले थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इधर राजबीर को नींद ही नहीं आती है। वो सिया के बारे में सोचता है। राजबीर को तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सिया कहाँ चली गई, क्यों चली गई, क्या हुआ है उसके साथ? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। वह जानने की कोशिश करता है, पर वह किससे पूछे, उसे समझ में ही नहीं आता है। वह सोचता है कि शायद कल मैं पूजा से इस बारे में बात करूँगा, वह मुझे कुछ बता दे, क्योंकि वह तो उसके बचपन की दोस्त है, तो उसे तो सब पता ही होगा। वह लेटे लेटे यही बात सोचता है और सिया की तस्वीर पर हाथ रखकर बोलता है, सिया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है तो मुझे बताओ, मुझे अपनी सारी तकलीफ़ दे दो सिया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता हूँ। सोचते सोचते कब उसे नींद के आगोश में चला जाता है, उसे भी पता नहीं चलता है। सिया का ऐसा क्या अतीत राजवीर के सामने आएगा? क्या राजवीर सिया को अपने प्यार का एहसास करवा पाएगा? क्या सिया के दादाजी सिया को अकेले छोड़कर चले जाएंगे? सिया के माता पिता का उससे नफरत करने का क्या राज है? ये शिवू कौन है? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।
अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।